नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो है रूबरू। जी हाँ, रूबरू का पूरा खाका हमने किस तरह से खींचा है आपके सामने है। आज उसी ही श्रृंखला में एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं। श्री अरुण योगी जी हमारे साथ हैं और ये मेरे हाथ में जो आप ब्रोशर देख रहे हैं, ये उन्हीं की संस्थान मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट। जी हाँ, अभी पूरा इंटरव्यू शुरू होने से पहले मेरे हाथ में ब्रोशर थमाया गया और जो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बताई गई। कुछ चीज़ें उनमें से इतनी उत्कृष्ट लगीं कि वो आप तक पहुंचाना मेरे लिए, मुझे लगा कि एक ज़िम्मेदारी के जैसा है और वो आप तक भी पहुंचते-पहुंचते एक ज़िम्मेदारी में तब्दील हो जाता है। वो इसलिए कि अगर आपने ये जीवन प्राप्त किया है, तो क्या केवल अपने सुख के लिए किया है या समाज के प्रति अगर आप अपने मन में कोई ऐसी धारणा रखते हैं कि कोई बदलाव ला सकते हैं या कुछ इसके लिए समर्पण की भावना रखते हैं, तो आगे बढ़ के आप कर सकते हैं। उस भावना को और सुदृढ़ करेगा आज का ये पूरा साक्षात्कार, ये पूरा इंटरव्यू। चलते हैं, बात करते हैं अरुण जी से। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आज इस स्टूडियो में जी मैं जब आया तो हमें मारवाह जी ने एक इनविटेशन दिया कि आपका इंटरव्यू लेंगे, तो मैं मारवाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे संस्था के बारे में लोगों को और अच्छी तरह से प्रस्तुति मिल सकेगी। बहुत अच्छा, तो संस्था से ही शुरू करते हैं। मानव मंदिर मिशन, नाम, काम, उद्देश्य, सारी चीज़ें जितनी भी आप, मैं वो जानना चाहता हूँ कि कैसे शुरू हुआ, क्या सारा सब कुछ है। हमारे संस्था के जो फाउंडर हैं जी वो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद्र जी हैं, जैन मुनि हैं जी 13 साल के थे, मारवाड़ी परिवार में उनका जन्म हुआ और पदयात्रा के लिए निकल गए। पूरे भारत की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और नेपाल तक लगभग 60,000 किलोमीटर की यात्रा 91 तक पदयात्रा की। अच्छा उसके बाद 91 से अमेरिका, कनाडा और यूरोप की यात्रा पर गए। अच्छा। गुरुदेव जी का एक संकल्प था कि साधना की सिद्धि तब हो सकती है जब सेवा के भी कार्य हों, और सेवा का कार्य गुरुदेव जी ने जरूरतमंदों के लिए शुरू किया 93 में। जी, मानव मंदिर मिशन की स्थापना 89 में हुई, लेकिन उसका एक प्रकल्प जो गुरुकुल यहीं दिल्ली में यमुना के किनारे सराय कले खां के सामने शुरू किया 8 बच्चों से। अच्छा। अनाथ बच्चे होते थे। गुरुदेव जी ने सोचा कि मंदिर तो हर जगह बने हैं, हम मानव को ही मंदिर बनाएं। जी, उसी सोच से शुरू किया और अब 800 बच्चे तक हो गए हैं। अच्छा। और गुरुकुल की विशेषता यह है कि वहां आने के बाद बच्चे को लगता नहीं है कि वो किसी अनाथ आश्रम में है या वो बिना माँ बाप के है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी उसको मिल गए, साध्वी माताएं वहां मिल गई, वात्सल्य मिलता है, प्रेम मिलता है और आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन संवरता है। इसीलिए हमारे गुरुकुल के बच्चे आईआईटी में हैं। अभी एक बच्चा हमारा आईआईटी कानपुर में है। अच्छा। 3 बच्चे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में है जी। एक बिटिया किरोड़ीमल कॉलेज में है और एक बच्चा हमारा अभी पिछले 3 महीना पहले हिंदू कॉलेज में सिलेक्ट हुआ। ऐसे ही ये तो मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। और लॉन्ग टेनिस में हमारी एक बच्ची है जो राष्ट्रीय स्तर पर 2nd लेवल पर है जी। और ये सब बच्चे उसी गुरुकुल के बच्चे हैं। आपने अनुज जी काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि अलग अलग विधाओं में हैं। कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आपके गुरुकुल में ही पले बढ़े और उसके बाद यही मिशन ज्वाइन कर लिया उन्होंने और आप ही के साथ काम किया? हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं। एक बच्चा हमारा एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी सेंटर। कहाँ पर है? वहीं पर उसी परिसर में गंगा विहार सराय कले खां मानव मंदिर परिसर में ही है, जहाँ एक यूनिट हमारी गुरुकुल की चलती है। तो गुरुकुल का बच्चा प्रदीप जो है वो हमारा पूरा सेवा धाम हॉस्पिटल विंग संभालता है। और एक हमारा हर्बल ड्रिंक है, हर्बल प्रसादम, जो विकलांग लोग बनाते हैं और उन विकलांगों के लिए हम लोग डोनेशन नहीं लेते, उसके सेल से उनका सेल्फ सस्टेन काम चलता है जी। उसका पूरा प्रकल्प हमारा एक बच्चा है नमन, वो संभालता है जी। ऐसे ही अनेकों बच्चे, एक बच्चा हमारा मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता है। अच्छा। उसका नाम मनीष जैन है। बहुत अच्छा। और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और जो आपकी विधा है, इसी को हमारे गुरुकुल में और गुरुदेव जी की वीडियो बनाना, हमारी वीडियो बनाना, योगा शूट करना, वो कर रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे बच्चे हैं, संस्था भी संभाल रहे हैं और स्वतंत्रता है उनको, वो पढ़ करके हमारे यहाँ जॉब करें या आईआईटी कानपुर से पढ़ करके अमेरिका में जाएं, उनके लिए स्वतंत्रता है। हमारे लिए खुशी है, हमारे लिए गर्व की बात है कि वो बच्चा कहीं इतनी ऊंचाई पर मानव मंदिर के कारण पहुंच गया। बहुत अच्छा।
मैं थोड़ा-सा बच्चों को लेकर एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है और अनाथ जिसको हम कह रहे हैं, तो कोई शुरुआती लालन-पालन होता नहीं है और एक आम समझ जो हम जिसे मानते हैं समाज की या व्यवहार करने की, वो नहीं होती है। और क्योंकि एक बहुत ट्रॉमेटिक जिसे हम बोलते हैं ऐसे पास्ट से आता है, तो उन बच्चों को आप उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कि उनकी मनःस्थिति एकदम अच्छी रहे। आप अच्छा भोजन देके शरीर ठीक कर सकते हैं, मगर मन ताकि सही रहे उसके लिए क्या सारी चीज़ें करते हैं? उसके लिए सबसे अच्छा है हमारी दिनचर्या आश्रम की। हुँ। सुबह-सुबह प्रेयर होती है आध्यात्मिक, जी। फिर योग होता है हुँ। और फिर बच्चे सब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने जाते हैं। पूरा एक घर का वातावरण दिया है। अच्छा। उनको लगे ही ना कि ये आश्रम में मैं हूँ। वहीं घर से हमारी स्कूल बस जाती है, आश्रम ही घर है। और फिर बच्चे पढ़ करके वापस आते हैं, टिफिन ले जाते हैं, शाम को आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था होती है। उनके ट्यूटर आते हैं, एमएससी और क्वालिफाइड मास्टर इंग्लिश में ऐसे आते हैं। और सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, चाहे वो जैन के हैं, चाहे सिख के हैं, चाहे हिंदुओं के हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है हमारे यहाँ। हमारा रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो डॉक्टर विनीता गुप्ता जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन की रह चुकी हिंदी विभाग की, हमारे गुरुदेव जी की जीवनी लिखी, हंस अकेला, और हमारे बड़ी माता जी की जीवनी लिखा उन्होंने, तेजस्विनी, और हमारे लिए बड़ी सम्माननीय है। उनके द्वारा हम लोग वही शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन। अच्छा। तो बच्चों को रक्षाबंधन भी मनाने का अवसर मिलता है, उनको लगता है मेरा घर है। और साथ के साथ हमारे जो लड़कियां हैं जिनकी शादी आश्रम से हुई, जो बड़ी हो गई, पढ़ लिख ली, तो उनके अच्छे घरों में उनका विवाह हुआ, उनका मायका हमारा आश्रम है, वो भी रक्षाबंधन मनाने आती हैं। तो मैं चाहूंगा एक दो फोटो भी आप दिखाएंगे कि कैसे रक्षाबंधन का उत्सव मनाया जाता है, कैसे दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। मैं तो ये देखता हूँ कि इतना अच्छा जो उनका परिवार वहां मिला है, घर मिला है, ऐसा तो लोगों के घरों में भी नहीं होता। अच्छा। और हमारी गुरुकुल की कन्याओं के लिए इतने ऑफर आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, मुझे आपके आश्रम की लड़की चाहिए। अच्छा, रिश्ते जी, रिश्ते की बात कर रहे हैं कि आश्रम की कन्या से विवाह करना है, क्योंकि एक संस्कारवान बहू मिलेगी मेरे घर में और मेरी कई पीढ़ी तर जाएगी। बिल्कुल, हमारे आगे वाली पीढ़ी के लिए संस्कार मिलेगा। तो बहुत अच्छा आपका सवाल था। तो माहौल नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे आश्रम में गुरुदेव जी ने जिस सोच से बनाया, एकदम अलग, पूरी दुनिया में एक अलग संस्कार केंद्र वाला आश्रम होना चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार हो, तभी जहां बच्चा काम करेगा, उस संस्कार जब रहेंगे तो ईमानदारी से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, उस प्रोफेशन में एक उत्कृष्टता दर्ज करेगा। बहुत अच्छा। नहीं, मैं दूसरे लिहाज से अभी जब आप बता रहे थे तो मैं एक चीज़ सोच रहा था कि आमतौर पर ननिहाल नानी का घर होता है, मगर अब क्योंकि आपके यहाँ से पढ़ी हुई जो छात्राएं हैं वो बाहर जा चुकी हैं, तो उनकी जो अगली संतान, मतलब उनकी जनरेशन जो होगी, उनके लिए ये आश्रम उनका ननिहाल हो। एकदम सही बात है। वो एक अलग तरीके की एक भावना है। अच्छा, इसके अलावा भी अरुण जी, आपने बताया कि पाकिस्तान से कुछ लोग आते हैं, अब प्रपंच कहें उसे या फिर अपने कुछ और उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए, और यहाँ आकर वो रह जाते हैं। वो पूरी क्या कहानी, मैं वो समझना चाहता हूँ आपसे। उसको हम प्रपंच नहीं कह सकते हैं। कोई भी अपना जब आशियाना छोड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जहां पर उसका जन्म हुआ है, सब कुछ हुआ है, और वो सब कुछ छोड़ करके खाली हाथ जाता है, तो उसके लिए उससे बड़ा कष्टकारी नहीं होता है। बहुत मजबूरी होती तभी कोई जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि बाह्य दबाव के कारण वो ऐसा करते हैं? बहुत दबाव या उनकी मजबूरी है। और जब जो जिस धर्म में रहता है वो सोचता है जन्म के संस्कार होते हैं उसी धर्म में रहे। अच्छा। वो सबसे बड़ी उनके लिए दिक्कत होती है कि मैं हिंदू बना रहूं, मेरे अनुकूल माहौल बना रहे, और उसको बचाए रखने के लिए वो भारत आते हैं। अच्छा। और भारत आने के बाद यहाँ वैसे ही अभी बहुत गरीबी है और बहुत दिक्कतें हैं, आम आदमी के लिए दिक्कत है। एक शरणार्थी आ गया, उसके लिए भी सारा प्रबंध करना है। बहुत लोगों की शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, प्रतिभाएं हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक और बड़ा काम हो जाता है इंडिया जब आते हैं वो लोग, उनको कौन संभाले, कौन देखे जी। तो हमारी संस्था ने 3 साल पहले जब हमें पता चला कि पाकिस्तान से शरणार्थी आते हैं लेकिन बहुत बदतर स्थिति में हैं, अच्छा, और उनके पास कुछ नहीं है, तो मैं और साध्वी समता श्री महाराज दोनों शरणार्थी शिविरों में विजिट के लिए गए गुरुदेव जी साज्ञा लेकर। जब वहां देखा तो वो लोग भीख मांगने जैसा। कहाँ होते हैं शिविर, कहाँ लगते हैं? 2 हमारे कैंप हैं, एक सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में, ये वो जो आपने लगवाने शुरू किए हैं? जी जी जी। पहले कहाँ लगते थे? पहले वहीं थे, वैसे 7 जगह है, लेकिन हम 2 कर रहे हैं।
जो सिग्नेचर ब्रिज में कैंप थे लेकिन बहुत दयनीय स्थिति में थे। मजनू का टीला और सिग्नेचर ब्रिज। मजनू के टीले में जब हम लोग गए मिलने के लिए, देखने के लिए, कुछ सामान ले गए बांटने के लिए, तो वो लोग दौड़ करके आए जैसे कोई भिखारी दौड़ता है। बिल्कुल। तो हमें पता चला कि ये लोग यही लोग हैं पाकिस्तानी शरणार्थी जिनकी खोज में हम आए हैं। अच्छा। उनके प्रधान से मिले, बोले कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चों के लिए हम लोग आए, हमारी तो उम्र हो गई है, बच्चों के लिए आए, बच्चों का तो कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं बच्चे और सब भीख मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने उसी दिन संकल्प किया सबसे पहले यहाँ एजुकेशन सेंटर बनाएंगे। अच्छा। और विद इन 2 मंथ में हमने वहाँ एक सेंटर एजुकेशन के लिए खोल दिया। अच्छा। और उन लोगों को स्किल सिखाया जो बड़े थे, छोटे थे, पढ़ाने के लिए टीचर की व्यवस्था कर दी। जिनको स्किल सिखाया, स्किल सिखाने के बाद काम तो उनको आ गया लेकिन लोग नौकरी नहीं देते थे। अच्छा। एक तो पाकिस्तान से आए हैं, ये सबसे बड़ी बात। फिर उर्दू जबान है, हिंदू परिवारों में या अन्य परिवारों में हम जॉब के लिए जो हमारे से संबंधित हैं उनके यहाँ भेज रहे हैं, कर रहे हैं जी हम तो 2-4 दिन रखा, बोले हमारे नहीं जमा जी, हमें लगा हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। अच्छा। लेकिन फिर कई लोगों ने सलाह दी कि इनके लिए आप दुकान ऐसी खोलें कि तुरंत बेचें और तुरंत इनको प्राप्त हो। बिल्कुल। तो हम लोगों ने शुरुआत की, छोले भटूरे की दुकान शुरू किया, नारियल पानी की दुकान, सब्जी की दुकान, ऐसे एक एक दुकानें हम लोग देते गए एक एक परिवारों को। अभी 100 से ज्यादा लोगों को हम लोग रोजगार दे चुके हैं। और सिग्नेचर ब्रिज और शरणार्थी इसमें मजनू के टीले में दोनों जगह हमारे 2 सेंटर लग चुके हैं। और रोजगार से एक व्यक्ति लगभग 1000 की सेल करता है तो 500 जरूर बचाता होगा। तो अपने घर के भरण पोषण के लिए आत्मनिर्भरता होने लगी है। बिल्कुल। बच्चों के नाम हमने स्कूल में लिखवाए हैं। संस्था गारंटर बनी है कि हमारी गारंटी है, कोई गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तानी नागरिक हैं तो हमारी गारंटी पर लोगों के स्कूल में एडमिशन हुए हैं। अच्छा। तो बहुत कुछ संस्था वहां पर, पानी की व्यवस्था, बिजली नहीं थी, बिजली की व्यवस्था हम लोग लड़ाई झगड़ा, युद्ध कहते हैं, सेवा के लिए युद्ध किया सरकार से, तो वो भी हो गई व्यवस्था दोनों जगह। और सब चीजें अभी काफी 2 कैंपों में हमारी अच्छी हो गई है। अब हम लोग आदर्श नगर जी, भाटी माइंस 2 कैंप और हैं, उनको भी हम लोग गोद लेना शुरू किए हैं, प्रक्रिया चल रही है। और जो पाकिस्तानी लड़कियों की शादियां होती हैं वो संस्था स्पॉन्सर करती है, उनके सारी चीजों के लिए शादी कराने की व्यवस्था, सामान देने की व्यवस्था, लोगों को जोड़कर जीवन शुरू तक पूरा इस तरह से जी। तो ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए और उनके लिए थोड़ा सा मैंने बताया बिल्कुल संक्षेप में। बिल्कुल। अच्छा रंजी, एक चीज और, आपने कहा कि युद्ध आपने किया, तो उस युद्ध पे अल्प विराम लगा है या पूर्ण विराम लग चुका है? नहीं, अल्प विराम लगा है, क्योंकि अभी ऐसे शरणार्थी बस्तियां बहुत हैं। बहुत, बिल्कुल। तो इसका पूर्ण विराम कब होगा? क्या उनको नागरिकता दिलाने तक ये युद्ध चलेगा या क्या रहेगा? हमारा नागरिकता दिलाने से युद्ध का मतलब नहीं, हमारा तो सेवा से मतलब है। नागरिकता वाला एक अलग प्रक्रिया है, कानूनन प्रक्रिया है। क्या उसमें हम लोग फॉर्म भरना है, उनकी लीगल मदद करनी है, वहां तक हम लोग सीमित हैं। वही। तो अभी सीए पर जैसे हमें पता चला सुप्रीम कोर्ट में स्टे चल रहा है, जैसे उस नाम पे लोग आ रहे हैं ज्यादा बाहर से, लेकिन अभी हो नहीं रही नागरिकता किसी की। जब होगी तो उनका और जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। मगर यह है कि हाँ, आप उनकी मदद करेंगे इस पूरी प्रक्रिया में? हाँ, उसमें हम लीगल सलाह करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, उनकी प्रक्रिया पूरी करवाने में मदद करेंगे। ओके, बहुत अच्छा। एक तीसरा प्रकल्प और जिसमें आपने बताया अभी शो शुरू होने से पहले वृद्ध महिलाओं के बारे में, कि उनके लिए भी आपके पास कोई एक जगह है, एक पूरा प्रकल्प चलता है, वो क्या है? हमारा जो प्रकल्प है मातृ सेवा प्रकल्प, उसका हम लोग नाम दिए हैं। अभी उसका नाम चेंज हो गया है, महासती मंजुला श्री मातृ सेवा प्रकल्प। महासती मंजुला श्री से नाम इसलिए हमने कनेक्ट किया, एक हमारी साध्वी थी, बहुत ओजस्विनी, तेजस्विनी, और उन्होंने पूरे जीवन में सिर्फ दूध पर पूरी पद यात्रा की, तपस्या की। तो उनकी वो अब नहीं रही, उनकी यादगार में हम उस प्रकल्प को महासती मंजुला श्री प्रकल्प नाम दे दिया। तो वो प्रकल्प हमारा जो कंसेप्ट था गुरुदेव जी का, कि जब कोई भी महिला गरीब है, उसको आप ओल्ड एज होम में लाते हो, उसका पूरा वातावरण बदल जाता है, अपने उसकी मित्र मंडली टूट जाती है, उसका घर से उसका बिछो हो जाता है, वो वृद्धाश्रम में आकर के ही वो आधा और टूट जाती है। और
ऐसा भी देखा गया है, अच्छे घरों के जो वृद्ध लोग हैं अगर ओल्ड एज होम में जाते हैं तो उनको भी ऐसा ही महसूस होता है। इनका तो कोई भी नहीं है। अच्छे किस लिहाज से अरुण जी? अच्छे आपने कहा, अच्छे घर किस लिहाज अच्छे से? घरों में भी आजकल बच्चे नहीं वृद्धों की केयर कर पा रहे वही हैं। अच्छे घर समझना चाहता हूँ, क्योंकि जिस घर के वृद्ध बाहर जा रहे हैं वो अच्छे किस लिहाज से हुए? हाँ, अच्छे घर का मतलब है कि समृद्ध परिवार। समृद्ध, अच्छा, समृद्धि के लिहाज से बात कर रहे हैं। आपने सही टोका। तो समृद्ध परिवार के लोग भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे केस आते हैं मीडिया के माध्यम से और आस पड़ोस में भी पता चलता है, हम लोगों की यात्राएं होती रहती हैं कि बच्चा तो अमेरिका में है और वृद्ध की, उनके पिता की जो लाश कोई पड़ोसी ने जलाया वो भी दरवाजा तोड़ करके 15 दिन के बाद जब बदबू आने लगा तब निकाले गए। तो ऐसी स्थिति है, तो ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं उनको। अब वो रहना नहीं चाहते ओल्ड एज होम में, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा, अपना घर छूट जाएगा। तो ये जो जरूरतमंद है इनके लिए तो और विडंबना है, कोई है ही नहीं उनको उसी धरती से, उसे मातृमोह है मातृभूमि से। तो गुरुदेव जी ने कंसेप्ट दिया कि हम लोग ऐसा करते हैं कि वृद्ध आश्रम की सारी सेवाएं घर पे ही क्यों ना पहुंचा दें। बिल्कुल। हमने एक केयर टेकर देना शुरू किया, खाने पीने की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, अस्पताल ले जाने की व्यवस्था। अभी एक महिला है कैंसर पीड़ित हो गई है, उसकी पूरी जिम्मेवारी संस्था की है। और कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है, क्योंकि हम लोग इस प्रकल्प में सरकार से कभी कोई सहायता, चाहे बच्चों की हो चाहे शरणार्थियों की हो, कोई भी अनुदान नहीं कभी भी अनुदान आर्थिक नहीं लेते हैं सरकार की। लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि आप एक माँ को स्पॉन्सर करो, एक बच्चे को स्पॉन्सर करो, एक बच्चे की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर करो, फीस के लिए स्पॉन्सर करो। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने कॉलेज में हमारे बच्चे को पढ़ा लो। तो ऐसे ही चलता है एक दूसरे के सहयोग से। तो वही माताओं वाले में भी हम लोगों ने शुरू किया। हमारे पास पहले दिन हम लोग 10 माताओं को किया, 10 माताओं की स्पॉन्सर किया राजस्थान में, जहाँ गुरुदेव जी की जन्मभूमि है सरदार सर, वहां से शुरू किया। और 10 माताओं के बाद अभी हमारी 100 माताएं हो गई हैं। एक माँ को हम लोग मिनिमम 6,000 रुपए साल भर का, उनको जो आवश्यकता हो पर्सनल चीजें वो लें, बाकी संस्था सब उनके घर भेजेगी। बेड, बिस्तर, कपड़े, हर 3 महीने पर फूड सप्लीमेंट, डॉक्टर की व्यवस्था, सारी चीज हम लोग करते हैं। और वो अपने ही घर में रह करके आनंद में जी रही हैं। और उनके दाह 2 माताओं को अभी तक हम लोग दाह संस्कार भी कर चुके हैं। अच्छा। तो और एक चीज मैं और बताऊं जी, एक सरदार सर में एक महिला ने हमसे सहायता लेना मना कर दिया। अच्छा। तो हमें पता चला ऐसा क्यों हुआ। तो जो पड़ोसी बताया कि वो पहले बहुत समृद्ध थी और बड़ी अच्छी हवेली है उनकी, पति चला गया, अकेली रहती हैं और लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाया है। आप जब उनके घर जाएंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे तो उनकी बहुत बदनामी होगी। वो मांगा नहीं है कभी, मर जाना ठीक है, मांगना ठीक नहीं है। हमने कहा उनकी हम आईडी किसी को नहीं देंगे, किसी से स्पॉन्सर नहीं कराएंगे, मानव मंदिर खुद स्पॉन्सर करेगा, लेकिन उनको भूखा नहीं सोना है। तो वो पहला जो केस हमारे सामने आया, बड़ा कई दिन हम लोग सो नहीं पाए समझ करके कि ऐसी कितनी माताएं होंगी जो अपने इज्जत के लिए, स्वाभिमान के लिए सहायता नहीं ले रही होंगी और घरों में भूखी सोती होंगी। तो इसमें भी हम लोगों ने 15 माताएं लगभग ढूंढ करके स्पॉन्सर किया। तो अच्छा। इस तरह की संस्था अनेकों तरह की काम कर रही है। यमुना सफाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं जी। तो अच्छा अरुण जी, मैं एक चीज़, क्योंकि वो उत्तरार्थ की तरफ है, ये जो गुरुकुल है और ये जो आपका वृद्धाश्रम जो है, क्या इनके बीच में नैकट्य स्थापित हो पाया है? आप लोगों ने किया है कि वो माताएं इन बच्चों से आके मिल सकें, बच्चे उन माताओं से जाके मिल सकें, ऐसी कोई व्यवस्था है? जब दिल्ली की जो माताएं हैं और उत्तराखंड की जो माताएं और शरणार्थियों की जो माताएं, वो बच्चों वहाँ के सेंटर जो है, लोकल सेंटर, आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन राजस्थान में हमारा कोई गुरुकुल ऐसा है नहीं। अच्छा। तो उन माताओं को, सब वृद्ध हैं, यहाँ दिल्ली लाना, यहाँ इन गुरुकुल के बच्चों से मिलाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। फिर भी साध्वी कनकलता महाराज जी कोशिश करती हैं कि वृद्ध माताएं हमारे बच्चों से मिलें, और दिल्ली वाले सेंटरों में तो हम मिलाते हैं, क्योंकि माताओं के अलग अलग बिहार में, उत्तराखंड में और हरियाणा में अलग अलग जगह सेंटर हैं। हमारे 2 सेंटर हरियाणा में भी मानव मंदिर के हैं। बहुत अच्छा। इसी तरह से अलग अलग जगह सेंटर चल रहे हैं। बहुत अच्छा। और इसी के साथ अब इस वार्तालाप को
वार्तालाप ही कहूँगा, साक्षात्कार ज़्यादा लगा नहीं मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सीखा जवाब सुनने के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, आपने समय दिया, और साथ ही साथ धन्यवाद आपका कि आप ये सारा काम कर रहे हैं। और यही काम जो आपका है, इसी ही को देखकर कोई व्यक्ति बाहर ये समझ सकता है कि वो अगर मानव शरीर प्राप्त किया है, बोल सकता है, चल सकता है, जितनी क्षमताएं होती हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उनके साथ कुछ बेहतर कर सकता है, केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने बुलाया स्टूडियो में, और हमें मारवाह जी के लिए विशेष धन्यवाद हम करते हैं कि इतना अच्छा कार्य मीडिया के माध्यम से सेवा का काम प्रसारित करते हैं। इसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।